गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज देखिए हम यहाँ पे अपने लेक्चर नंबर 3 में कुछ टॉपिकों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, लास्ट क्लास में मैंने आपको बता दिया था मेथड ऑफ चार्जिंग और उसके बारे में जो कुछ भी बातें थी वो सारी बातें आप लोगों को बता दी गई थी। ठीक है, चलो हम यहाँ पे डिस्कस करना चाह रहे हैं कि आज के लेक्चर नंबर 3 में क्या लेक्चर नंबर 3 में हमें क्या क्या डिस्कस करना है। ठीक है, लेक्चर नंबर 3 में हमें सबसे पहले डिस्कस करना है आवेश वितरण। आवेश वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, यानी किसी बॉडी पे आवेश का वितरण किस प्रकार से होता है। ठीक है, इस बारे में हमें जानकारी प्राप्त करनी होती है और ये सारी जानकारियां हमें कहाँ मिलेंगी, आवेश वितरण में मिलेंगी। ठीक है बेटा, आवेश वितरण के बाद में देखो बेटा, आवेश वितरण के बाद में हमें नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है कूलाम नियम। कूलाम नियम, ठीक है, कूलाम नियम के बाद में इसका आपको वेक्टर फॉर्म पढ़ना है यानी सदिश रूप पढ़ना है, इसका सदिश रूप पढ़ना है और सदिश रूप पढ़ने के बाद में अध्यारोपण सिद्धांत पढ़ना है। इनके बारे में बेटा हमें बात करनी है। ठीक है, तो हम बेटा अपना फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं आवेश का वितरण, यानी किसी बॉडी पे आवेश का वितरण किस प्रकार से होता है। ठीक है, तो चलो देखते हैं बेटा। तो बेटा नेक्स्ट टॉपिक लिखिए आवेश का वितरण। ठीक है, कि आवेश वितरण किस प्रकार से होता है। आवेश वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ऑफ चार्ज, यानी आवेश का वितरण किस प्रकार से होता है। बेटा आप लोग सपोज कीजिए आपके पास में कोई भी ऑब्जेक्ट है या कोई भी बॉडी है, अब वो बॉडी चालक भी हो सकती है और कुचालक भी हो सकती है। तो चालक और कुचालक को आवेश का वितरण किस प्रकार से होता है इस बारे में हमें बात करनी है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ पे देखा बेटा कि आवेश का वितरण किस प्रकार से है, आप लोगों को बिल्कुल ध्यान से सुनना है। आपके पास में जो आवेश वितरण है उस आवेश वितरण को बेटा आप लोगों ने दो प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, क्या आवेश वितरण को आप दो प्रकार से विभक्त कर रहे हो, बांट रहे हो। एक तो हुआ बेटा सतत आवेश वितरण, एक हुआ बेटा सतत आवेश वितरण, और बेटा दूसरा होता है असतत आवेश वितरण। असतत आवेश वितरण, यानी आवेश वितरण बेटा दो प्रकार का होता है, सतत आवेश वितरण और असतत आवेश वितरण। सतत का मतलब क्या है कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज दोगे तो वो सभी जगह समान रूप से फैल जाएगा। क्या, यदि आवेश किसी बॉडी पे सभी जगह समान रूप से फैल जाता है तो सतत आवेश वितरण। ठीक है, असतत आवेश वितरण में क्या है कि यदि आपने किसी बॉडी को चार्ज दिया, आवेश दिया और उसके किन्हीं हिस्सों पे तो आवेश ज्यादा मात्रा में पहुंच गया और किन्हीं हिस्सों पे आवेश थोड़ा सा पहुंचा, तो वो क्या हुआ बेटा असतत आवेश वितरण हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे बोर्ड सिलेबस में क्या है बेटा, अब हमारे बोर्ड सिलेबस में ये है सतत आवेश वितरण है। ठीक है, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और ये क्या है डिसकंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो अपन बात कर रहे हैं बेटा कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब बेटा देखो कि सतत आवेश वितरण तीन प्रकार से संभव है। कितने प्रकार से संभव है बेटा, तीन प्रकार से संभव है। एक तो लंबाई के अकॉर्डिंग, एक क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग और एक वॉल्यूम के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इस प्रकार से ये बेटा तीन प्रकार से संभव है। देखो अब ये तीन प्रकार से किस प्रकार से संभव है, अगर आप लंबाई के अकॉर्डिंग बात करते हो, किसके अकॉर्डिंग बेटा, लंबाई के अकॉर्डिंग आवेश वितरण की बात करते हो तो क्या होगा। तो देखो अगर आप लंबाई के अकॉर्डिंग बात करते हो तो ये हुआ बेटा रेखीय आवेश घनत्व। लंबाई के अकॉर्डिंग अगर आवेश का वितरण होगा तो वो होगा रेखीय आवेश घनत्व। यदि क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग, यदि
क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग आवेश का वितरण होता है तो उसको बोलते हैं बेटा क्या, सतही आवेश घनत्व। सतही आवेश घनत्व, सतही आवेश घनत्व। और यदि वॉल्यूम के अकॉर्डिंग आवेश का वितरण होता है तो उसे आयतन आवेश घनत्व कहा जाता है। उसे बोलोगे बेटा आयतन आवेश घनत्व। ठीक है, रेखीय आवेश घनत्व को बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी। ओके, सतही आवेश घनत्व में क्या होता है बेटा, यदि आवेश का वितरण क्षेत्रफल के अनुसार होता है तो उसे क्या बोलोगे, सतही आवेश घनत्व। ये हो जाता है बेटा सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी। और लास्ट में आता है बेटा आयतन आवेश घनत्व, यानी किसी बॉडी पे अगर आवेश का वितरण उसके वॉल्यूम के अकॉर्डिंग होता है तो उसे आयतन आवेश घनत्व कहा जाता है। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हुआ बेटा। चलो अब अपन को इनके लिए एक एक के लिए बात करनी है। वापिस से सुन लीजिए बेटा, आवेश घनत्व क्या, आवेश वितरण दो प्रकार का, सतत आवेश वितरण और असतत आवेश वितरण। हमारे बोर्ड सिलेबस में क्या है बेटा, सतत आवेश वितरण है। सतत आवेश वितरण का मतलब क्या होता है, यदि आप किसी बॉडी को चार्ज दोगे तो वो चार्ज सभी जगह समान रूप से फैल जाए तो वो सतत आवेश वितरण। और यदि आप किसी बॉडी को चार्ज देते हो तो वो यानी बहुत सी जगह तो ज्यादा हो और बहुत सी जगह क्या हो बेटा कम हो, यानी असतत रूप से या असमान रूप से आवेश का वितरण होता है तो उसे असतत आवेश वितरण कहा जाता है। अब बेटा बात करते हैं सतत आवेश वितरण। बेटा तीन प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है वो देखिए बिल्कुल। पहला होता है बेटा रेखीय आवेश घनत्व, सेकंड कौन सा है बेटा सतही आवेश घनत्व, और थर्ड कौन सा है बेटा आयतन आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व में क्या होता है, यदि आवेश का वितरण लंबाई के अकॉर्डिंग होता है, क्या बेटा, यदि आवेश का वितरण लंबाई के अकॉर्डिंग होगा तो रेखीय आवेश घनत्व होगा। यदि आवेश का वितरण क्षेत्रफल के अनुसार होता है, ध्यान से सुनो, यदि आवेश का वितरण क्षेत्रफल के अनुसार होता है तो वो सतही आवेश घनत्व हो जाएगा। और यदि आवेश का वितरण आयतन के अनुसार होता है तो उसे आयतन आवेश घनत्व कहा जाता है। ठीक है बेटा, चलो नोट कीजिए। हुआ बेटा नोट। चलो अब बेटा हमें इन एक एक टॉपिक के लिए बात करनी है, तो चलो बात करते हैं। यहां पे बेटा फर्स्ट टॉपिक के लिए बात कर रहे हैं, देखिए आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व, लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है बेटा, कि देखो रेखीय आवेश घनत्व में होता क्या है, आपके पास में कोई भी ऑब्जेक्ट है और यदि उस ऑब्जेक्ट में आवेश का वितरण उसकी लंबाई के अनुसार होता है तो उसे रेखीय आवेश घनत्व कहा जाता है। ठीक है, तो बेटा क्या लिखोगे कि एकांक लंबाई में, एकांक लंबाई में वितरित आवेश की मात्रा, आवेश की मात्रा रेखीय आवेश घनत्व कहलाती है। रेखीय आवेश घनत्व कहलाती है। आ रही बात समझ में? इसे लैम्डा द्वारा व्यक्त किया जाता है। इसे लैम्डा द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो देखिए बेटा इसमें होता है क्या है कि रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व
अब बताओ बेटा आप लोगों ने इसको किससे लिखा? जी सर लैम्डा से लिखा। अब ये कितना होगा कि आवेश बटे लंबाई, आवेश बटे लंबाई, तो कितना होगा बेटा लैम्डा इक्वल टू, अगर आवेश को क्यू माना जाए और लंबाई को एल माना जाए तो कितना हो जाता है लैम्डा इक्वल टू क्यू अपॉन एल। ये होता है बेटा रेखीय आवेश घनत्व। अब देखो कि अगर मुझे इसका मात्रक निकालना हो तो देखो आवेश का मात्रक क्या होगा कूलम, लंबाई का मात्रक क्या होगा मीटर, तो रेखीय आवेश घनत्व का ऐसा ही मात्रक, ठीक है, रेखीय आवेश घनत्व का, रेखीय आवेश घनत्व का ऐसा ही मात्रक, जो इसका ऐसा ही मात्रक होता है ना वो क्या होता है बेटा कूलम प्रति मीटर होता है। अब बेटा एग्जांपल के लिए बात करते हैं कि रेखीय आवेश घनत्व कहां पे काम होता है। जब भी बेटा एक चालक तार हो, तार क्या होता है बेटा पतला होता है, तो पतले तार में ओनली क्या होगी बेटा लंबाई होगी, और लंबाई के अनुसार जहां भी आवेश का वितरण होगा वहां हमें रेखीय आवेश घनत्व काम में लेना होता है। तो देखिए बेटा अगर अपन एग्जांपल के लिए बात करना चाहें तो एग्जांपल में देखो अपन ने एक क्या मान लिया बेटा एक तार मान लिया, ये कोई चालक तार है अनंत लंबाई का चालक तार। अभी मैं आपको बाद में समझाऊंगा ना गॉस लॉ में, ठीक है, जहां पे मैं गॉस लॉ समझाऊंगा वहां पे ये डेरिवेशन आएगा और उसमें अपन क्या काम में लेंगे बेटा लैम्डा काम में लेंगे। जब आपको याद आएगा कि सर ने ये बोला था कि जब भी लंबाई आए तो आवेश का वितरण लैम्डा के फॉर्म में होगा, ठीक है, तो यदि इस पे आवेश का वितरण हो रहा है तो देखो ये आवेश का वितरण कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, ये आवेश का वितरण इसकी बाहरी सतह पे फैल जाएगा, मान लिया। चलो ये था वितरण। अब ये क्या है कि अनंत लंबाई का चालक तार, कि अनंत लंबाई के चालक तार में जो आवेश का वितरण होता है वो लैम्डा के फॉर्म में होता है, ठीक है। ये है बेटा अनंत लंबाई का चालक तार। आई बात समझ में? अच्छा नोट कीजिए बेटा ये तार है कि आवेश घनत्व, क्या सुना कि यदि एकांक लंबाई के अनुसार आवेश का वितरण होता है, एकांक लंबाई में वितरित आवेश की मात्रा रेखीय आवेश घनत्व कहलाती है। इसे लैम्डा द्वारा व्यक्त किया जाता है। रेखीय आवेश घनत्व बराबर होता है बेटा आवेश बटे लंबाई। अगर आप रेखीय आवेश घनत्व को लैम्डा से व्यक्त करते हो, आवेश को क्यू से और लंबाई को एल से, तब क्या होगा बेटा लैम्डा इक्वल टू क्यू अपॉन एल। अब मुझे इसके मात्रक के लिए बात करनी है तो रेखीय आवेश घनत्व का जो ऐसा ही मात्रक है, देखो आवेश का मात्रक कूलम, लंबाई का मात्रक मीटर, तो इसका मात्रक क्या हो गया बेटा कूलम प्रति मीटर। हुआ नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ ना। अब बात करते हैं सर इसका एग्जांपल बताइए, इसके एग्जांपल में क्या होगा। तो देखिए बेटा अनंत लंबाई का कोई चालक तार है, अगर आप अनंत लंबाई के चालक तार को आवेश वितरित करते हो तो वो आवेश उसकी सतह पे फैल जाता है और वहां पे आपको लैम्डा काम में लेना होता है, यानी कि आवेश का वितरण इसमें लैम्डा के फॉर्म में हो रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट अपन बात करते हैं बेटा सतही आवेश घनत्व। क्या? सतही आवेश घनत्व। देखिए बेटा नेक्स्ट बात की जा रही है बेटा सतही आवेश घनत्व। सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब देखो बेटा कि यहां पे जो आवेश का वितरण होता है वो क्षेत्रफल के अनुसार होता है। क्या बेटा? आवेश का वितरण यदि क्षेत्रफल के अनुसार होगा तो वो सतही आवेश वितरण होगा। तो मैं सिंपल सी भाषा में क्या बोलूं बेटा कि एकांक क्षेत्रफल में वितरित आवेश की मात्रा सतही आवेश घनत्व कहलाती है। तो देखिए बेटा कि एकांक क्षेत्रफल में, एकांक क्षेत्रफल में वितरित आवेश की मात्रा एकांक क्षेत्रफल में वितरित आवेश की मात्रा सतही आवेश घनत्व कहलाती है। इसे सिग्मा, इसको बेटा सिग्मा बोलते हैं ना,
द्वारा प्रदर्शित करते हैं या व्यक्त करते हैं। अब देखिए बेटा, ये सतही आवेश घनत्व में होगा क्या। देखो, सतही आवेश घनत्व, सतही आवेश घनत्व, अब ये सतही आवेश घनत्व है ना, वो सिग्मा हुआ, ये होता है बेटा आवेश बटे क्षेत्रफल, आवेश बटे क्षेत्रफल। तो देखो बेटा, सिग्मा इक्वल टू कितना होगा बेटा, क्यू अपॉन ए, सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए। अब हमें इसके मात्रक के लिए बात करनी है कि सतही आवेश घनत्व का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। ठीक है, तो देखिए बेटा, सिग्मा इक्वल टू क्यू, क्यू आवेश है, आवेश का मात्रक कूलम, ए क्या है बेटा, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है बेटा, मीटर स्क्वायर। तो देखिए, सतही आवेश घनत्व का, सतही आवेश घनत्व का ऐसा ही मात्रक कूलम प्रति मीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है बेटा, कूलम प्रति मीटर स्क्वायर होता है। अब बेटा एग्जांपल के लिए बात करते हैं कि सतही आवेश घनत्व के एग्जांपल क्या क्या है। बेटा आपके पास में कोई चालक गोला है, क्या चालक गोला है, और अगर आप चालक गोले को आवेश वितरित करते हो तो चालक गोले को वितरित आवेश उसकी सतह पर फैल जाता है। ठीक है बेटा, क्यों फैलता है, क्योंकि जहां स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम होती है वहां स्थायित्व का मान अधिकतम होता है। ठीक है, या उन चार्ज के बीच में प्रतिक्षण का मान बढ़ जाता है, इसलिए वो टोटल चार्ज सतह पे फैल जाता है। ठीक है, देखो ये आपके पास में कोई गोला है, ये है बेटा चालक गोला। क्या है बेटा, चालक गोला। अगर आप किसी चालक गोले को आवेश दोगे तो संपूर्ण आवेश चालक गोले की सतह पे वितरित हो जाएगा, संपूर्ण आवेश चालक गोले की सतह पे वितरित हो जाएगा। ये है बेटा चालक गोले में आवेश का वितरण। क्या है बेटा, चालक गोले पर आवेश का वितरण, कि चालक गोले पर आवेश का वितरण इस प्रकार से होता है। अब बेटा बात करते हैं चालक सीट, क्या, या धात्विक सीट। अगर आप धात्विक सीट के लिए बात करना चाह रहे हो तो बेटा धात्विक सीट को भी दिया गया आवेश, क्या, धात्विक सीट को दिया गया आवेश भी उसकी सतह पे ही फैलता है, उसकी सतह पे ही फैलता है। तो यहाँ भी आपको सिग्मा काम में लेना है और यहाँ भी आपको सिग्मा काम में लेना है। ठीक है, ये क्या है बेटा, धात्विक सीट, सीट मतलब ना पतली सीट होती है। ठीक है, ये बेटा धात्विक सीट। तो ये होता है बेटा आपका सतही आवेश घनत्व। तो आपने क्या देखा कि सतही आवेश घनत्व में होता है क्या है कि एकांक क्षेत्रफल में वितरित आवेश की मात्रा सतही आवेश घनत्व कहलाती है। इसे सिग्मा द्वारा व्यक्त करते हैं। सतही आवेश घनत्व सिग्मा इक्वल टू आवेश बटे क्षेत्रफल। तो देखो सतही आवेश घनत्व को आपने सिग्मा से लिखा, आवेश को क्यू से लिखा और क्षेत्रफल को ए से लिखा, तो सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए। अब इसके मात्रक के लिए बात की जाए तो बेटा मात्रक क्या हुआ, सतही आवेश घनत्व का ऐसा ही मात्रक कूलम प्रति मीटर स्क्वायर होता है। अब इनके एग्जांपल के लिए बात की जाए तो एग्जांपल में क्या हुआ बेटा, चालक गोले को वितरित आवेश, चालक गोले को वितरित आवेश बेटा कितना है, ये आपके पास में चालक गोला है। यदि इस चालक गोले की रेडियस r मान ली जाए तो बताओ क्षेत्रफल कितना होगा, a इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर होगा क्या। तब बताइए, तब इस केस में सिग्मा कितना बनना चाहिए, सिग्मा बनना चाहिए q अपॉन 4 पाई r स्क्वायर बनना चाहिए क्या। ये फॉर्मूला भी बेटा आपको याद रखना है, समझे कि भाई सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए। अगर चालक गोले के लिए बात करते हो तो उसका रेडियस बता रखा होगा r, रेडियस बता रखा होगा तो गोले का क्षेत्रफल 4 पाई r स्क्वायर, देन सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई r स्क्वायर। ओके, नोट कीजिए बेटा। चलो इसके बाद में बेटा नेक्स्ट बात करते हैं आयतन आवेश घनत्व। आयतन आवेश घनत्व के लिए बात की जानी है। देखिए बेटा इधर नेक्स्ट टॉपिक है आयतन आवेश घनत्व। आयतन आवेश घनत्व
वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो बेटा अगर आवेश का वितरण वॉल्यूम के अकॉर्डिंग होता है यानी आयतन के अकॉर्डिंग होता है, तो वहां पे आपको आयतन आवेश घनत्व काम में लेना होता है। ठीक है, तो आप क्या बोल सकते हो बेटा सिंपल सी लैंग्वेज में कि एकांक आयतन में वितरित आवेश की मात्रा आयतन आवेश घनत्व कहलाती है। एकांक आयतन में वितरित आवेश की मात्रा आयतन आवेश घनत्व कहलाती है। आयतन आवेश घनत्व कहलाती है। इसे रो द्वारा व्यक्त किया जाता है। यह रो का सिंबल होता है बेटा, रो द्वारा व्यक्त करते हैं। अब देखिए बेटा कि आयतन आवेश घनत्व में होता है क्या आगे, ये होता है बेटा आवेश बटे आयतन। आपने देखा बेटा कि आयतन आवेश घनत्व को सिग्मा द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। क्या सिग्मा द्वारा व्यक्त किया जा रहा है, आवेश को Q द्वारा व्यक्त किया जा रहा है और वॉल्यूम को V द्वारा व्यक्त किया जा रहा है। तब देखिए बेटा रो इक्वल टू कितना हो गया, Q अपॉन V। अब इसके मात्रक के लिए बात करना चाहें तो देखो आवेश का मात्रक तो कूलम हुआ, वॉल्यूम का मात्रक मीटर क्यूब हुआ, तो रो का ऐसा ही मात्रक यानी आयतन आवेश घनत्व का ऐसा ही मात्रक क्या होगा बेटा, कूलम प्रति मीटर क्यूब। क्या होगा बेटा, कूलम प्रति मीटर क्यूब। अब इनके एग्जांपल के लिए बात कर लेते हैं। अगर आपके पास में कुचालक गोला है, क्या बेटा, कुचालक गोला, अगर कुचालक गोले को आवेश वितरित करते हो तो कुचालक गोले में होने वाला आवेश वितरण उसके वॉल्यूम के अकॉर्डिंग होता है, और जहां वॉल्यूम के अकॉर्डिंग आवेश वितरण होगा वहां आपको रो काम में लेना होता है। तो देखिए बेटा कि ये आपके पास में कोई कुचालक गोला है, क्या है बेटा, कुचालक गोला है। अगर आप किसी कुचालक गोले को आवेश वितरित करते हो तो वो आवेश का वितरण उसकी संपूर्ण सतह में फैल जाता है, यानी उसके संपूर्ण आयतन के अंदर फैल जाएगा, उस गोले के संपूर्ण आयतन में फैल जाएगा। ये क्या है बेटा, कुचालक गोले में आवेश वितरण। कुचालक गोले में आवेश वितरण इस प्रकार से होता है, और ये किसके फॉर्म में होगा बेटा, रो के फॉर्म में होगा। ठीक है, ये आपका था बेटा आयतन आवेश घनत्व। इसके बारे में बेटा कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नोट कीजिए। करो बेटा फटाफट नोट करो। नोट हो गया ना बेटा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट कि चालक गोले पर आवेश वितरण। क्या, चालक गोले पर आवेश वितरण। देखिए बेटा नेक्स्ट टॉपिक है चालक गोले पर आवेश वितरण। चालक गोले पर आवेश वितरण कि चालक गोले पर आवेश का वितरण किस प्रकार से होता है। ठीक है, यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ऑफ चार्ज ऑन कंडक्टर स्फीयर। ठीक है, आपने मान लिया बेटा आपके पास में कोई भी चालक गोला है, और यदि आप उस चालक गोले को क्यों आवेश देते हो तो वो संपूर्ण आवेश उस चालक गोले की सतह पर वितरित हो जाता है, चालक गोले की सतह पर वितरित हो जाता है। ठीक है, आपने सपोज किया ये आपके पास में एक चालक गोला है, ठीक है, और इस चालक गोले को आपने
चार्ज सप्लाई किया तो वो संपूर्ण चार्ज Q इसकी सतह पर वितरित हो जाएगा। कहाँ वितरित होगा बेटा? इसकी सतह पे वितरित हो जाएगा। ये पूरा आवेश इसकी सतह पे वितरित हो जाएगा। और अगर आप इस गोले की रेडियस मान रहे हो r, तो देखो कि चालक गोले को दिया गया आवेश Q, चालक गोले को वितरित आवेश इसकी सतह पर फैल जाता है। वो समरूप फैलता है, यानी सभी जगह समान होगा, क्योंकि इसकी आकृति क्या है बेटा? सभी जगह समान है। यदि समरूप आकृति होती है तो आवेश का वितरण भी समरूप होगा, यानी सभी जगह समान होगा। तो बेटा ये चीज ध्यान रखना कि अगर आकृति आपके पास में समरूप है, क्या है बेटा? समरूप आकृति है, और समरूप आकृति है तो आवेश वितरण भी समरूप होगा। तो कैसा होगा बेटा? समरूप आवेश वितरण, समरूप आवेश वितरण, यानी आवेश का वितरण भी समरूप होगा। ठीक है। अब बेटा अगर यह आकृति समरूप नहीं होती, उस समय आवेश का वितरण किस प्रकार से होता? यानी असमरूप चालक सतह के लिए आवेश का वितरण। ठीक है, चलो बेटा बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के लिए। ये नोट कीजिए फटाफट से, हो गया होगा। और बेटा बिल्कुल अच्छे से देखो पढ़ाई करनी है, क्योंकि देखो अब जितने भी लेक्चर बन रहे हैं उनमें आपको एक एक चीज बिल्कुल अच्छे से बारीकियों से समझाई जा रही है। ठीक है। और अभी ये टॉपिक होने के बाद में अपन न्यूमेरिकल सेक्शन सोल्व करेंगे और उसके बाद में एससीवी भी सोल्व करेंगे साथ के साथ में। ठीक है, देखो बेटा असमरूप चालक सतह पर आवेश वितरण यानी आपके पास में बेटा कोई सतह बता दी। ठीक है, ये आपने सपोज किया ये कोई सतह है, इस प्रकार से मान लो ये इस प्रकार से कोई सतह है, ऐसी कोई सतह बना रखी है, पर आपने इसको क्यों आवेश दिया? कितना आवेश दिया बेटा? क्यों आवेश दिया? तो ये आवेश कुछ इस प्रकार से फैल रहा होगा, ये आवेश कुछ इस प्रकार से फैल रहा होगा। अब बेटा तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? ये देखो डायग्राम में, तुम्हें डायग्राम में दिखाई दे रहा है कि सर ये आकृति असमरूप आकृति है, और असमरूप आकृति में होने वाला आवेश का वितरण भी सर हमें असमरूप दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आवेश की मात्रा ज्यादा है जबकि यहाँ पे आवेश की मात्रा कम है। ठीक है, तो असमरूप आकृति में आवेश का वितरण उन स्थानों पर अधिकतम होता है जहां नुकीले सिरे होते हैं। क्या? आवेश का वितरण नुकीले सिरों पर अधिकतम होता है। ठीक है, तो लिखिए बेटा कि असमरूप आवेश वितरण, आवेश वितरण में सर्वाधिक आवेश घनत्व, आवेश घनत्व नुकीले सिरों पर होता है, नुकीले सिरों पर होता है। क्यों होता है बेटा? नुकीले सिरों पर रेडियस ऑफ कर्वेचर न्यूनतम होती है। ठीक है, तो आप क्या बताओगे बेटा कि आवेश वितरण व्युत्क्रमानुपाती होता है बेटा वक्रता त्रिज्या। ठीक है, यानी जहां वक्रता त्रिज्या कम होगी वहां नुकीले सिरे ज्यादा होंगे, और जहां नुकीले सिरे ज्यादा होंगे वहां आवेश का वितरण अधिकतम होगा। ठीक है, ये होता है बेटा वक्रता त्रिज्या, बोली जाती है रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। आगे बेटा बात समझ में। अब चलो, जैसे मैंने फॉर एग्जांपल आपसे क्वेश्चन पूछा, एक मेटलिक हैन है यानी धातु की मुर्गी बना दी, और उस धातु की मुर्गी को भूख लगी,
और उसके सामने अपन ने चार्ज ले जाके रख दिया और वो मुर्गी उस चार्ज को खा गई, तो बताओ सबसे ज्यादा चार्ज कहाँ पे आएगा, मुर्गी के पेट में या मुर्गी की चोंच पे? बोलो भाई, मुर्गी की चोंच पे, क्योंकि चोंच बेटा नुकीली है ना। तो जहां रेडियस ऑफ कर्वेचर न्यूनतम होगा वहां आवेश का वितरण अधिकतम होगा। तो क्या याद रखोगे बेटा, अगर कोई आपसे ऐसा कोई न्यूमेरिकल या लैंग्वेज वाला क्वेश्चन पूछता है तो क्या बताओगे कि नुकीले सिरों पर आवेश वितरण अधिकतम होता है। ठीक है, नोट कीजिए बेटा। हो गया बेटा नोट? चलो देखो आगे। ठीक है, इनके लिए न्यूमेरिकल्स के लिए बात करते हैं। ठीक है, आपसे फर्स्ट न्यूमेरिकल पूछा गया कि पृथ्वी का सतही आवेश घनत्व की कोटि ज्ञात कीजिए। कोटि का मतलब क्या होता है बेटा? घातांक होता है। कोटि का मतलब घातांक होता है। ठीक है, एग्जांपल ये पूछा गया है पृथ्वी के सतही आवेश घनत्व की कोटि ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखो बेटा, ना तो आपको अर्थ का चार्ज पता नहीं है, ध्यान रखना अर्थ का चार्ज नेगेटिव होता है। ठीक है, पृथ्वी पर आवेश बेटा, जो पृथ्वी पर आवेश का मान है वो होता है 5×10⁵ और आपको पता है कि पृथ्वी कैसी है? गोलाकार है, चालक गोला मान सकते हैं। तो जो आवेश का वितरण होगा वो उसकी सतह के अनुसार होगा। ठीक है, तो चालक गोले के लिए क्षेत्रफल कितना होता है? 4πr²। तो हमें क्या चाहिए? बोलो, पृथ्वी का रेडियस चाहिए। तो देखो बेटा, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी बेटा? रेडियस ऑफ अर्थ 6.4 × 10⁶ मीटर, इतना ही होता है बेटा। ठीक है, आप लोगों को पता है कि बेटा सिग्मा इक्वल टू Q/A। ठीक है, तो सिग्मा इक्वल, देखो चार्ज का वैल्यू कितना है? कितना हो जाएगा? 4πr²। इसको बेटा सिंपलीफाई करोगे तो -5×10⁵ पाई का वैल्यू 3.14 इनटू इसका स्क्वायर कर रहे हो 6.4 × 10⁶ का होल स्क्वायर। इसको बेटा पूरे को आप जब सिंपलीफाई करोगे, क्या पूरे को आप सिंपलीफाई करोगे तो ये लगभग आपकी 40 निकल के आएगी 10⁹ या 1 मिनट रुको, इसको बेटा सिंपलीफाई कर लेते हैं। ठीक है, 10⁵ तो ये हो गया, 10⁶ 12 ऊपर जाएगा 7 और ये पॉइंटों को भी सोल्व करोगे। ठीक है, तो आप कैलकुलेट करके देख लेना, लगभग ये 10⁻⁹ कूलम्ब प्रति मीटर स्क्वायर आने वाला है। ठीक है, CPMT का बेटा ये न्यूमेरिकल पूछा हुआ है, नोट कीजिए। हुआ? चलो आगे देखते हैं बेटा। आपको नेक्स्ट न्यूमेरिकल में बोला गया है कि 3 आपके पास में सेकेंडरी चालक गोले हैं जो सेकेंडरी वृत्तों के रूप में, क्या 3 चालक गोले हैं जो सेकेंडरी वृत्तों के रूप में। ठीक है, आपको बेटा क्वेश्चन ये बोला गया है कि आपके पास में ये 3 सेकेंडरी गोले हैं, 3 सेकेंडरी गोले इस प्रकार से 3 सेकेंडरी गोले हैं। इन तीनों का सेंटर ये है। ठीक है, फर्स्ट वाले का जो रेडियस बता रखा है, ये गोला A है, ये B है और ये गोला C है। इसका रेडियस R है, इस वाले का रेडियस 2R है और इस वाले का रेडियस 3R है। वो ये बता रहा है बेटा कि गोले A को आपने आवेश दिया Q1, गोले B को आपने आवेश दिया Q2 और गोले C को आपने आवेश दिया Q3। ठीक है, तीनों के लिए सिग्मा का वैल्यू नियत है, यानी समान है। तीनों गोलों के लिए सिग्मा का वैल्यू नियत है। ठीक है, तब पूछा गया है कि Q1 अनुपात Q2 अनुपात Q3
का मान होगा। वापस से सुन लीजिए बेटा क्वेश्चन। 3 सेकेंडरी गोले हैं, चालक गोले हैं, ठीक है। गोले ए की रेडियस r है, गोले बी की रेडियस 2r है और गोले सी की रेडियस कितनी है बेटा 3r। गोले ए को चार्ज दिया q1, गोले बी को चार्ज दिया q2 और गोले सी को चार्ज दिया q3, ठीक है। उस स्थिति में तीनों गोलों के लिए सतही आवेश घनत्व का मान समान है या नियत है, तब Q1 अनुपात Q2 अनुपात Q3 का मान होगा, ठीक है बेटा। देखिए बिल्कुल अच्छे से देखिए बेटा, ये आप लोगों ने क्या किया, ये आप लोगों ने मान लिया कि सर ये सेकेंडरी वृत्त है, ये सेकेंडरी वृत्तों के रूप में बना दो। ये फर्स्ट, ये हुआ बेटा आपका दूसरा और ये वाला हुआ आपके पास में तीसरा। ये 3 सेकेंडरी गोले हो गए। पहले वाले के लिए आपने रेडियस सपोज किया r1 बता रखा है, दूसरे वाले के लिए रेडियस कितना हुआ बेटा 2r और तीसरे वाले के लिए रेडियस कितना हुआ बेटा 3r। ये a है, ये b है और ये c है। अब वो कह रहा है कि आपने गोले a को चार्ज दिया q1, चलो गोले के a के ऊपर तो चार्ज q1 ही होगा, लेकिन गोले b को आपने चार्ज दिया q2, लेकिन q2 है ना, क्योंकि b के अंदर a है तो a का चार्ज कहां आ जाएगा b पे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा बेटा q1 प्लस q2, ठीक है। अब बता यहाँ पे बात कर रहे हैं कि ये गोला c है, तो गोले c के अंदर कौन कौन से गोले हैं, b है और a है, तो भाई b पे a का चार्ज आ गया तो इस c पे नेट चार्ज कितना होगा q1 प्लस q2 प्लस q3, ऐसा होना चाहिए, क्योंकि यही कंसेप्ट मैंने है इसमें, क्योंकि चालक को दिया गया आवेश उसकी सतह पर वितरित हो जाता है, ठीक है। अब इन तीनों केसेस के लिए मुझे सिग्मा फाइंड आउट करना है और सिग्मा देखो तीनों के लिए उसने नियत बता रखा है। तो देखो बेटा गोले ए के लिए, गोले ए के लिए अगर आप लोग बात कर रहे हो यहाँ पे, तो देखो कि सिग्मा ए के लिए कितना हो जाएगा बेटा कि q1 अपॉन 4 पाई r स्क्वायर। गोले बी के लिए कितना होगा बेटा, चार्ज कितना है देखो q1 प्लस q2 है क्या टोटल चार्ज, गोले बी के ऊपर टोटल चार्ज कितना आएगा q1 प्लस q2 अपॉन 4 पाई, रेडियस कितना है 2r का होल स्क्वायर, ठीक है। और गोले सी के लिए कितना हुआ टोटल चार्ज q1 प्लस q2 प्लस q3 अपॉन 4 पाई, रेडियस कितना है बेटा 3r का होल स्क्वायर। अब देखो आपको सिचुएशन क्या बता रखी है उसने, सिचुएशन ये बता रखी है कि गोला ए, गोला बी और गोला सी तीनों के लिए सतही आवेश घनत्व का मान समान है, तो तीनों के लिए आवेश घनत्व का मान समान होगा। तो देखो आपको बता रखा है कि QA इक्वल टू QB इक्वल टू QC, ठीक है। इसको बेटा सिंपलीफाई करते हैं, Q1 अपॉन 4 पाई r स्क्वायर इक्वल टू Q1 प्लस Q2 अपॉन 4 पाई, इसको सिंपलीफाई करोगे तो 4 पाई r स्क्वायर इनटू 4, भाई 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और इस वाले को सिंपलीफाई करोगे तो कितना हुआ Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 अपॉन, ये देखो 3 का स्क्वायर 9, तो ये हो गया बेटा 4 पाई r स्क्वायर इनटू 9। देखो क्या से क्या कैंसिल आउट हुआ, इससे अपन ने इसको समाप्त कर दिया, हो गया बेटा। तो देखो कितना बच रहा है, ये रेशियो कितना बचेगा यहाँ से, ये बचा आपका Q1 इक्वल टू Q1 प्लस Q2 बाई 4 इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 बाई 9। इन दोनों से बेटा अगर आप सिंपलीफाई करते हो, स्टार्टिंग वाले दोनों से इक्वलिटी अप्लाई करके, तो कितना हो जाएगा बेटा Q1 प्लस Q2 इक्वल टू 4Q1। देन आप इसको आगे सिंपलीफाई कर रहे हो तो कितना बना भाई, इधर Q1 जाएगा तो क्या हो गया कि Q2 इक्वल टू 3Q1, ठीक है। लास्ट फर्स्ट वाले से और लास्ट वाले से कंपैरिजन करके देखते हैं बेटा, फर्स्ट वाले और लास्ट वाले से कंपैरिजन करके देखोगे तो क्या Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 अपॉन 9 किसके इक्वल होना चाहिए बेटा, Q1 के इक्वल होना चाहिए। तो कितना हुआ बेटा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 अपॉन 9 इंटू Q1, ठीक है। देखो बेटा कि Q1 Q2 की जगह 3Q1 प्लस Q3 इक्वल टू 9Q1, तो देखो कि Q3 इक्वल टू कितना बचा बेटा 5Q1, ओके। अब आपको उसने पूछा क्या है, उसने आपसे पूछा था कि Q1 रेशियो Q2 रेशियो Q3, यानी Q1 अनुपात Q2 अनुपात Q3 का मान पूछा था उसने। तो देखो बेटा कितना हो जाएगा यहाँ से
कि Q1 रेशियो Q2 रेशियो Q3 कितना हुआ 1। भाई Q1 का तो 1 भाग है, Q2 के कितने भाग है बेटा 3 भाग है, और Q3 के कितने भाग है 5। तो Q1 अनुपात Q2 अनुपात Q3 कितना है बेटा 1:3:5। ये बेटा जेई का क्वेश्चन है, ठीक है, IIT जेई 2009 का क्वेश्चन है बेटा, नोट कीजिए, करो बेटा फटाफट नोट करो। चलो बेटा ये हो गया आपका। अब बेटा नेक्स्ट टॉपिक में बात करते हैं कूलाम नियम, ठीक है, आवेश के लिए कूलाम नियम क्या होता है, ठीक है। अब बेटा हमें यहाँ पे जो आवेश की बात करनी है, उस आवेश का मान बहुत कम होना चाहिए, और उस बहुत कम आवेश को आप बोलते हो बिंदुवत आवेश। क्या बोलते हो बिंदुवत आवेश। देखो यहाँ पे हमारे पास में नेक्स्ट टॉपिक है कूलाम नियम। कूलाम नियम कूलाम्स लॉ, ठीक है, कूलाम का नियम, ठीक है। देखो बेटा ये कूलाम का नियम होता है क्या है, आपके पास में कोई भी दो पॉइंट साइज चार्ज है यानी बिंदुवत आवेश है, और उन्हें आपने वैक्यूम में ले जाके रख दिया, ठीक है। सपोज कीजिए ये आपके पास में कोई दो चार्ज है, एक चार्ज यहाँ पे Q1 है और एक चार्ज यहाँ पे है Q2 है। ये दोनों बिंदुवत चार्ज है। बिंदुवत चार्ज का मतलब क्या होता है बेटा कि दो आवेशों के मध्य की दूरी आवेश की त्रिज्या की तुलना में बहुत अधिक हो, या आवेश की त्रिज्या उनके मध्य की दूरी की तुलना में नगण्य हो, तो उन्हें बिंदुवत आवेश बोला जाता है, ठीक है। ये आपने दो स्थिर बिंदुवत आवेश मान लिए Q1 और Q2, और इन दोनों के मध्य की दूरी है R। कितनी है बेटा R। तब इन दोनों स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला बल इन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, क्या इन दोनों स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला बल इन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, एवं इन दोनों के मध्य की दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। क्या समझे कि कूलाम नियम अनुसार दो स्थिर बिंदुवत आवेशों के मध्य लगने वाला कूलाम बल, अभी कूलाम बल आकर्षण या प्रतिक्षण दोनों प्रकृति का हो सकता है, उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती एवं उनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो देखिए बेटा क्या लिखोगे यहां से आप लोग कि कूलाम नियमानुसार, कूलाम नियमानुसार दो स्थिर बिंदुवत आवेशों के मध्य लगने वाला कूलाम बल, कूलाम बल आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, आवेशों के गुणनफल के समानुपाती एवं उनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आ रही है बेटा बात समझ में? तो देखो आपने क्या माना कोई दो बिंदुवत आवेश है Q1 व Q2 एवं उनके मध्य की दूरी स्मॉल r है। देखो बेटा माना दो स्थिर बिंदुवत आवेश
Q1 व Q2 है एवं इनके मध्य की दूरी स्मॉल r है, तब F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। कैसे बना बेटा? इन दोनों को कंबाइन करने के बाद में अगर आप ये समानुपाती चिन्ह हटाओगे तो बेटा कितना हो गया? F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, जहां K को क्या बोला जाता है बेटा? कूलम्ब नियतांक। K को क्या बोलते हो? कूलम्ब नियतांक, जहां K बराबर कूलम्ब नियतांक, और ये कूलम्ब नियतांक का मान होता है बेटा, किस पे डिपेंड होता है? ये मात्रक पद्धति पे डिपेंड होता है। K इक्वल टू 1 होता है किसमें? CGS में, और K इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको बोलते हैं बेटा एप्सिलॉन नॉट, और इसका मान होता है 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर। ये होता है बेटा एमकेएस पद्धति। तो हमें तो एमकेएस पद्धति पढ़नी है, तो एमकेएस पद्धति में K का जो मान है वो कितना होता है? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और उसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो कितना होगा बेटा? 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर। नोट कीजिए बेटा। करो बेटा, फटाफट से नोट करो। चलो वो नोट देखो आगे। यहाँ पे बात की जा रही है कि अभी आप लोगों ने देखा कि एमकेएस पद्धति में F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। K का वैल्यू कितना होगा? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हुआ Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो F का फॉर्मूला कितना हो गया? F इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, ठीक है। जहां एप्सिलॉन नॉट क्या होता है बेटा? एप्सिलॉन नॉट होती है बेटा निर्वात की विद्युतशीलता। अब बेटा इस विद्युतशीलता का मतलब क्या है? क्या कि आखिर ये विद्युतशीलता होती क्या है? ठीक है, विद्युतशीलता का सिग्निफिकेंस है कि अगर आप किसी मटेरियल को, किसी पदार्थ को विद्युत क्षेत्र में रखते हो तो वो कितना ध्रुवित होता है, यानी किसी ऑब्जेक्ट के ध्रुवित होने की क्षमता। क्या? किसी ऑब्जेक्ट के ध्रुवित होने की क्षमता, वही क्या है बेटा? विद्युतशीलता है, ठीक है। और इस एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है बेटा? 8.85 इंटू 10 की घात -12 कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब बेटा बात करते हैं इनके लिए कि K का मात्रक क्या होगा? क्या बेटा? K का मात्रक क्या होगा या K की विमा क्या होगी, ठीक है। तो देखो बेटा K की विमा, K की विमा के लिए बात करते हो तो देखो बेटा आपके पास में मिला F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो देखो बेटा K इक्वल टू कितना हो जाएगा? F इंटू R स्क्वायर अपॉन Q1 Q2। ओके, देखो बल की विमा होती है बेटा M1 L1 T-2। बल की विमा है बेटा M1 L1 T-2। R बेटा लंबाई है तो L स्क्वायर हो गया, और चार्ज आवेश की विमा होती है बेटा AT, और ये वाली भी बेटा AT, ठीक है। आप इसको सिंपलीफाई करोगे तो बेटा देखो कितना हुआ? देखो M1 L1 और 2 3 T की घात -4 A की घात -2। ये होती है बेटा किसकी विमा? K की विमा होती है ये, ठीक है। अब इसी प्रकार से आप किसकी विमा भी निकाल सकते हो बेटा? एप्सिलॉन नॉट की विमा भी निकाल सकते हो। देखो मैं यहीं पे समझा देता हूं आप लोगों को कि एप्सिलॉन नॉट की विमा किस प्रकार से
सोल्व करनी है बेटा। एप्सिलॉन नॉट क्या है बेटा? निर्वात की विद्युतशीलता। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं बेटा एप्सिलॉन नॉट की विमा, कि एप्सिलॉन नॉट की विमा किस प्रकार से फाइंड आउट करनी है। ठीक है, आप लोगों को पता है कि k इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इधर ध्यान से सुनना बेटा कि एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1/4 पाई के निकाला जा सकता है। देखो 4 पाई न्यूमेरिकल वैल्यू की कोई विमा नहीं होती, तो एप्सिलॉन नॉट कितना हो गया 1/k। तो k की विमा का क्या कर दो, रेसिप्रोकल कर दो, तो कितना हो जाएगा बेटा ये m की घात -1 l की घात -3 t की घात माइनस वाला प्लस में बन गया और a की घात 2। नोट कीजिए बेटा